नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य सुर्खियों पर। मनोज सिसोदिया ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, सूरत सीट को लेकर बड़ी शिकायत। कौशाम्बी में 292 करोड़ से बने गंगा पुल में दरार, पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम पर कह दी तीखी बात। अमित शाह ने कहा, गुजरात में भाजपा ने खत्म की राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति, कानून का राज्य स्थापित किया। G20 घोषणा पत्र से पहले पन्ने में पीएम मोदी के संदेश की गूंज, नॉट एन एयर ऑफ आर को मिली जगह। आइए चलते खबरों के विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में पिछले 27 सालों से भाजपा कब्जे की हुई है और एक बार फिर सत्ते में बरकरार रखने के लिए पूरी जोर लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी किसी से कम नहीं है। आपके वरिष्ठ नेता यहाँ के एक बाद के बाद रैली कर रहे हैं। कांग्रेस भी कैंपेन कर रही है। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त से लिखी है कि इस चिट्ठी के जरिए है कि बीजेपी की शिकायत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि गुजरात की सूरत सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाल का भाजपा ने पहले नामांकन रद्द कराने की कोशिश की। जब नामांकन रद्द नहीं करा पाई तो बीजेपी यही नहीं रुकी, बल्कि कंचन जरीवाला को उनके परिवार को धमकी देने लगी है। अब पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी के लोग कंचन जरीवाला का नॉमिनेशन सेंटर लेकर आए और नामांकन वापस करवाया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कनकपुर मंदिर में चोरी के मामले में वहां तैनात सभी 5 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। जो गाड़ी ट्रेस हुई है उसे ट्रैक कर रहे हैं, रूट को ट्रैक किया जा रहा है। जो फोन नंबर उस समय के मिले हैं उनकी भी जांच की जा रही है। हम जल्द ही अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस भस्मासुर की तरह है, जिसकी तारीफ करते हैं उसका नुकसान ही होता है। हम उम्मीद नहीं करते कि वह किसी कार्यक्रम की तारीफ करें। जब जनजातीय गौरव दिवस की आलोचना कर रह सकते हैं तो उन्हें स्व सहायता समूह की आलोचना करने में कितनी दिक्कत होगी। जब वह महान भारत की बदनाम भारत कर सकते हैं तो वह स्वयं सहायता समूह में है, तो वह उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे, क्योंकि उन्होंने जिनकी तारीफ की है उन्हें नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में 9 महीने पहले 292 करोड़ की लागत से बने दुर्गा भाभी पुल में अचानक दरार आ गई है। स्थिति ऐसी है कि राहगीरों को उस पर चलने में डर लग रहा है। इतना ही नहीं, पुल के दोनों तरफ जॉइंट में 4 इंच का गैप हो गया है। बता दें कि इस पुल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया था। वहीं पुल में दरार आने से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अफसरों में हड़कंप मच गया है। रेलिंग से सटकर आ रही दरारें हर रोज बढ़ती जा रही है। इस दरार का सीमेंट से के घोल से छिपाने के लिए राज्य सेतु निगम के अफसर ने भरसक प्रयास किया, लेकिन अपने मंसूबों में वह सफल नहीं हो सके। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा रह गई है। सपा और अपना दल गठबंधन की सिरादू विधायक पल्लवी पटेल ने
ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने 27 साल के शासन के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी है और कानून का राज स्थापित किया है। शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाती थी। उन्होंने राहुल गांधी से मंदिर की यात्रा करने को भी कहा। शाह के अनुसार अयोध्या का राम मंदिर जनवरी 2024 में उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद की शहर घाट लोडिया सीट से भाजपा के उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शाह और पटेल ने रैली के बाद 16 क्षेत्र तक एक रोड शो का नेतृत्व किया। इस मौके पटेल ने अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए अधिकारियों को अपना नामांकन पत्र भी सौंपा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला आज टल गया है। इस मामले पर गुरुवार को फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने से सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला टल गया। इस पर 2 बजे फैसला आ सकता है कल। कोर्ट ने कहा है कि मामले में 3 आरोपियों में से एक आरोपी का आदेश अभी नहीं लिखा गया है। इस मामले में आरोपियों की जमानत पर एक साथ फैसला सुनाना है, इसलिए कल एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव और अंकुश जैन आरोपी हैं। बता दें कि जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोप से को लेकर गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगातार दूसरे दिन विस्फोटक सामग्री का जखीरा मिला है। विस्फोटक सामग्री का यह जखीरा भी आसपुर थाना इलाके के सोम नदी के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। यहाँ 27 पैकेट से 500 से ज्यादा जिलेटिन और डेटोनेटर भरी हुई थी। इतनी भारी मात्रा में इस विस्फोटक मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना पर तत्काल आसपुर पुलिस समेत सेंट्रल आईबी और इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया जा रहा है। मंगलवार को सोम नदी में विस्फोटक सामग्री से भरे कार्टन पड़े मिले थे। पुलिस उपाध्यक्ष कमल कुमार ने बताया कि इस बार विस्फोटक सामग्री गड़ानाथ जी गांव के पास बबरराना पुल के नीचे मिली है। ये झाड़ियों में फेंका हुआ था और यहाँ पड़े मिले 27 पैकेट में जिलेटिन की 500 से ज्यादा डेटोनेटर भरी हुई थी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव करवाने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियां में भी जुट चुका है। झांसी जिले में भी निर्वाचन विभाग ने नए मतदाताओं को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। झांसी जिले में कुल 13 नगर निकाय हैं। इनमें एक नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायत शामिल है। 2 बार पुनरीक्षण के बाद लिस्ट अपडेट की गई है। बता दें कि झांसी तहसील के अंतर्गत झांसी नगर निगम में कुल 60 वार्ड के लिए चुनाव होगा। वर्ष 2017 में यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 4,17,758 थी और अपडेट होने के बाद अब वोटर बढ़कर 4,49,935 हो गए हैं। झांसी नगर निगम चुनाव में कुल 365 बूथों पर मतदान होने वाले हैं। नगर पालिका परिषद बरुआसरगार में कुल 25 वार्ड हैं और वर्ष 2017 में यहाँ 19,489 मतदाता थे, जो अब अपडेट के बाद 21,812 वोटर हो गए हैं। साथ ही यहाँ बूथों की संख्या 25 हो गई है। नगर निकाय पंचायत के बड़ा गांव में कुल 10 वार्ड हैं और यहाँ मतदाताओं की संख्या 7,107 से बढ़कर 7,771 हो गई है और यहाँ कुल 10 बूथ हैं।
सिवनी जिले के केवलाली में 269 जिंदा लोगों को मृत बताकर 11 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया। राजस्व विभाग केवलाली में प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए लोगों और उनके परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में घोटाला किया गया है। इसमें तहसील कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 सचिन दयालत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस से आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। सत्रह नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर जहां एक तरफ सत्ताधारी दलों की लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ रांची के मुरादाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान भी 16 नवंबर से शुरू हो गया है। आज वह से रांची के आसपास प्रखंडों और सटे जिलों के से जेएमएम के कार्यकर्ताओं मुरादाबादी मैदान पहुंच रहे हैं। इस महाजुटान को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्षी बीजेपी इस महाजुटान को सत्ताधारी दलों की ओर से दबाव की राजनीति बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए ईडी कार्यालय जाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, साथ ही जांच में सहयोग भी करना चाहिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजानन कीर्तिकार के इस्तीफे की मांग को लेकर बाइक रैली निकालने के आरोप में संजय निरुपम आज गिरफ्तार किए गए। बता दें गजानन कीर्तिकार हाल ही में बाला साहेब के शिवसेना यानी शिंदे गुट में शामिल हुए थे और उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नेतृत्व में आज दोपहर 2 बजे एक बाइक रैली आयोजित की जानी थी। ये रैली कीर्तिकार के इस्तीफे की मांग के लिए थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस संजय निरुपम को आज गिरफ्तार कर वर्सोवा थाने ले गई और बाइक रैली निकालने के आरोप में हिरासत में ली। संजय निरुपम ने हाल ही में एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हुए सांसद गजानन कीर्तिकार की आलोचना करते हुए कहा कि कीर्तिकार एक नेता के रूप में फिट नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। निरुपम ने यह भी कहा कि अगर पार्टी कीर्तिकार नहीं को छोड़ देती है तो उन्हें मुंबई के उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद पद को भी छोड़ देना चाहिए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि अरविंद बिरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 2009 तक काम किया है और कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त भी किया है। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले की गांधीनगर उत्तर विधानसभा की सीट बेहद ही खास और अहम सीटों में शुमार है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि गांधीनगर विधानसभा के साथ साथ एक संसदीय क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र पर एक लंबे अरसे से भाजपा का ही वर्चस्व कायम है। इस संसदीय सीट पर कांग्रेस ने आखिरी चुनाव साल 1984 में जीता था। इसके बाद वह यहां पर एंट्री नहीं कर पाई और वर्तमान में इस सीट पर से सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बने हुए हैं। भाजपा गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत गांधीनगर उत्तर विधानसभा पर भी एक दशक से भाजपा के कब्जे में है और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे जोरों से इस सीट पर कब्जा करने की कोशिश में जुट चुकी है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने एक फिर से सहानुभूति का कार्ड खेला है। कांग्रेस ने यहां के दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। अनिल शर्मा अभी राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है।
अनिल शर्मा सितंबर में ही पीसीसी सदस्य भी निर्वाचित हुए थे और वे राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अनिल शर्मा 17 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी में यहां से पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक अशोक किंचा को वहां का टिकट दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते ही रहते हैं। कभी कभी भूकंप के जोरदार झटके भी आते जाते हैं। इससे जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है। देश के में भूकंप से ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने तरीके से पहल भी कर रही है और एक ऐसा ही पहल बिहार में शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने अब अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भूकंप क्लिनिक भी खुल चुके हैं। साथ ही भूकंप को लेकर बिहार को सेस्मिक जोन 4 में के तहत रखा गया है। ऐसे में भूकंप क्लिनिक में एनडीआरएफ की टीम भूकंप की मॉक ड्रिल कर लोगों को इसके खतरे से आगाह कर रही है। इसके साथ ही भूकंप से कैसे बचें, इसकी ट्रेनिंग भी देती है और किस प्रकार से घर बनाएं, इसकी भी जानकारी एनडीआरएफ की टीम वहां पर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में जो संदेश दिया था, उसकी गूंज G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी सुनाई दी है। घोषणा पत्र में नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और दुनिया के लिए इसके प्रभाव पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के इतर 16 सितंबर की उज्बेकिस्तान में पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी नेता से आग्रह भी किया था। पोलैंड पर मिसाइल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल के रूस द्वारा लगाए जाने की संभावना कम है, लेकिन वह पोलैंड की जांच में सहयोग करेंगे। मिसाइल हमले को लेकर पोलैंड का कहना है कि एक रूस निर्मित मिसाइल देश के पूर्वी हिस्से में गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन देशों के नेताओं की एक आपात बैठक भी बुलाई है। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात किया और दोनों नेताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले हैं। मुलाकात के दौरान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि शांति के लिए हमारा एक समान एजेंडा है। वहीं पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात की है और बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने रक्षा संबंधों, टिकाऊ विकास तथा आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी को और राष्ट्रपति मैक्रो ने कई अहम विषयों पर भी ठोस बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर बुधवार को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ फलदायी बातचीत की और दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने
कि रास्ते तलाशने पर चर्चा की है। इस साल मोदी और शोल्ज की यह तीसरी मुलाकात है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वह जर्मन चांसलर से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने लिखा है कि चांसलर शोल्ज से मिलकर खुश हूं। इस साल यह हमारी तीसरी मुलाकात है और यह हाल ही में हुई थी, अंतर सरकारी चर्चा पर आधारित थी। हमने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, रक्षा साझेदारी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत को फलदायी बताया है और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर किया है कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज के बीच फलदायी बातचीत हुई। इस दौरान भारत से जर्मनी की मित्रता को और आगे बढ़ाने के लक्ष्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। खास तौर से व्यापार, वित्त, सुरक्षा और के मुद्दे भी इस बातचीत में शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। अभियान का मकसद अखिल भारतीय स्तर पर साइबर जगत में महिलाओं को सशक्त और कुशल बनाना है। यह अभियान साइबर स्पेस फाउंडेशन, मेटा और ऑटोबॉट इन्फोसिस के सहयोग से चलती है। डिजिटल शक्ति अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण की शुरुआत भी की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कुशलता भी हासिल होगी और साइबर हमले से बचाव के लिए जागरूक भी करेगी। डिजिटल शक्ति के लॉन्च के दौरान एनसीडब्ल्यूए अध्यक्ष रेखा शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, मेजर विनीत कुमार और साइबर स्पेस फाउंडेशन मेटा इंडिया के निर्देशक और सार्वजनिक नीति के प्रमुख राजीव अग्रवाल भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और इसमें अधिकतर महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर हमले का शिकार भी होती हैं। इस अभियान के अब अधिक है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। हमारे साथ आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।